नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन क्रमवाचक दृष्टिकोण के हिसाब से। इससे पूर्व हमने गणनावाचक दृष्टिकोण के हिसाब से पढ़ा था कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है और दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जिसमें हमने सीमानुपेक्षता ह्रास नियम और समसीमानुपेक्षता नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रमवाचक दृष्टिकोण के हिसाब से पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है। गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है कि उपयोगिता को माप सकते हैं, जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण कहता है कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, यह व्यवहारिक नहीं है। क्रमवाचक दृष्टिकोण कहता है कि हम क्रम दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, अपनी उपयोगिता को माप नहीं सकते। तो आज हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट है उनको पहले पढ़ाऊंगा और अंत में हम उपभोक्ता संतुलन को पढ़ेंगे। इस क्रमवाचक दृष्टिकोण को यूगेन सर्स्की, विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉन आर हिक्स और आर डी एलन जैसे अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। इसे हम केवल क्रमबद्ध कर सकते हैं, इसे हम एक प्राथमिकता के रूप में दे सकते हैं कि पहली प्राथमिकता ये है, दूसरी प्राथमिकता ये है। इस तरीके से हम उसको क्रम दे सकते हैं, उसको माप नहीं सकते। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे अवास्तविक मानते हैं कि हम संतुष्टि को या उपयोगिता को 10, 20 या मुद्रा रूपी मापदंड में माप नहीं सकते हैं, जैसा कि गणनावाचक दृष्टिकोण में कहा गया है। यहाँ हम अपने संयोगों को रैंक दे सकते हैं, उनको हम क्रम दे सकते हैं। जैसे आप सेब और अनार में से अपनी पसंद को प्राथमिकता देना चाहते हो तो वहां उनकी क्रम दे सकते हैं। वहां अपने संयोगों को ऑर्डर में आप बता सकते हैं कि पहले प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, दूसरी प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। इस तरीके से एक के बाद एक आप प्राथमिकता दे सकते हैं। तो यही हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण कहता है। संतुलन पढ़ने से पहले मैं आपको तटस्थता समूह, इंडिपेंडेंस सेट क्या होता है, तटस्थता सेट क्या होता है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तटस्थता समूह, तटस्थता समूह दो वस्तुओं के उन संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है, जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। और उपभोक्ता उन संयोगों के बीच में तटस्थ होता है, उन संयोगों के बीच में तटस्थ होता है, क्योंकि प्रत्येक संयोग संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। प्रत्येक संयोग संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। तो ये हमारा अर्थ था तटस्थता समूह का। कि सबसे पहले हमें तटस्थता समूह का अर्थ मालूम होना चाहिए कि तटस्थता समूह क्या होता है। तो एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि तटस्थता समूह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है और उपभोक्ता इन संयोगों के बीच में तटस्थ होता है। अब तालिका को देखिए, जहां पर सेब और संतरे के 4 संयोग बताए गए हैं, ए, बी, सी और डी दी गए। तालिका के अनुसार इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को एकदम समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। हम कह सकते हैं कि जो ए संयोग है उससे मिलने वाली संतुष्टि बी संयोग से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर होती है, और जो सी संयोग है उसमें भी जो संतुष्टि मिल रही है वह ए और बी के बराबर है, जो डी में मिल रही है वो ए, बी और सी के बराबर है। तो यहाँ पर जो ए से संतुष्टि प्राप्त हो रही है वह बराबर है बी से संतुष्टि के बराबर, वह बराबर है सी से संतुष्टि के बराबर, और वह बराबर है डी की संतुष्टि के बराबर। अर्थात सभी संयोगों ए, बी, सी और डी सभी संयोगों में उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी कारण से उपभोक्ता इन सभी संयोगों के बीच में तटस्थ होता है। तटस्थ होने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ
कि वह एक निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं कौन सा संयोग प्राप्त करूं, क्योंकि सभी संयोगों पर उसमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के समूह को हम तटस्थता समूह कहते हैं, जहां पर सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब हम आगे, हमने समूह पढ़ लिया है, तो हम इसी समूह को तालिका के रूप में यदि प्रस्तुत करते हैं, अनुसूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह हमारी तटस्थता अनुसूची कहलाती है, इंडिफरेंस शेड्यूल कहलाती है। इसका अर्थ हम बताना चाहे तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जब हम तटस्थता समूह को तालिका में प्रस्तुत करते हैं, जब हम तटस्थता समूह को तालिका में प्रस्तुत करते हैं, तो उसे तटस्थता अनुसूची कहते हैं। इसको और भी अच्छी तरीके से हम बताना चाहे कि जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को हम यदि तालिका में प्रस्तुत करते हैं, तो वह तटस्थता अनुसूची कहलाती है, और उन संयोगों के बीच में उपभोक्ता तटस्थ होता है, क्योंकि इन संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर समान होता है। अर्थात एक लाइन में इसका अर्थ बताए तो तटस्थता समूह को तालिका में प्रस्तुत करने पर जो अनुसूची प्राप्त होती है उसे तटस्थता अनुसूची कहते हैं। जैसा कि हमने तालिका में प्रस्तुत कर लिया है, और जो तालिका है वही तटस्थता तालिका भी कहते हैं उसे, या तटस्थता अनुसूची भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तालिका को हम वक्र में प्रस्तुत करते हैं, रेखा चित्र पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा अर्थ कहा जाए कि तटस्थता वक्र क्या होता है, तो हम चैनल वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हमने तटस्थता समूह पढ़ा, फिर तटस्थता अनुसूची पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं तटस्थता वक्र। तो तटस्थता अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तटस्थता वक्र कहलाता है। यह इसका एक लाइन में अर्थ है, तटस्थता अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तटस्थता वक्र कहलाता है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि तटस्थता अनुसूची को रेखा चित्र पर प्रस्तुत करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। अर्थात इसको और भी व्याख्या के रूप में लिखे कि तटस्थता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है, और प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम पूरा इसका अर्थ बता सकते हैं कि क्या होता है तटस्थता वक्र। तटस्थता समूह, तटस्थता अनुसूची और तटस्थता वक्र के बाद हम पढ़ते हैं तटस्थता मानचित्र। तटस्थता मानचित्र क्या है? सिंपल अर्थ में तटस्थता मानचित्र का अर्थ बताना चाहे तो हम इस तरीके से उसका अर्थ बता सकते हैं, तटस्थता वक्रों के समूह को रेखा चित्र पर प्रस्तुत करने पर जो मानचित्र प्राप्त होता है उसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अर्थात तटस्थता वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि IC1, IC2 और IC3 अलग अलग तटस्थता वक्र है, और इन वक्रों को हम एक समूह के रूप में रेखा चित्र पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें तटस्थता मानचित्र प्राप्त होता है। IC1 की तुलना में IC2 पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा है, और IC2 की तुलना में IC3 पर उपभोक्ता को संतुष्टि का उच्च स्तर प्राप्त होता है, उच्च स्तर प्राप्त होता है। अर्थात जितना ऊंचा IC वक्र होगा उतना संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा। अब मैं आपको, जो ये हमारा IC वक्र होता है, यह झुका हुआ क्यों होता है?
झुका हुआ क्या होता है? तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यह ह्रासमान जो हमारी जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो ह्रासमान होती है, वह गिरती हुई होती है। उसी कारण हमारा जो तटस्थता वक्र है वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अब क्या होती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम एमआरएस भी कहते हैं। ये एमआरएस क्या है? तो एमआरएस का अर्थ हम बताना चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं कि वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वस्तु Y की जितनी मात्रा का त्याग करने को तैयार होता है उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूं, वस्तु X, हमने यहाँ पर दो वस्तु ली है, X और Y। वस्तु एक भी लिख सकते हो और वस्तु X भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर X और Y वस्तु के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वस्तु Y की जितनी मात्रा का त्याग करने को तैयार होता है उसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र है MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अर्थात y में जितनी कमी आ रही है, y में जितनी कमी आ रही है उतनी ही x में वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? यदि x की अतिरिक्त मात्रा बढ़ा रहे हो तो y में कितनी कमी हो रही है, यही कहलाती है प्रतिस्थापन सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तालिका में ध्यान दें, जैसे जैसे हम x की इकाइयां बढ़ाते हैं तो y का त्याग पहले 5, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम हो जाता है। यानी हमारी एमआरएस घटती हुई होती है। इसी घटती हुई एमआरएस के कारण उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र का ढाल नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, घटता हुआ होता है। तो ये थी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसके कारण से हमारा तटस्थता वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अब तटस्थता वक्र का अर्थ तो हमने पढ़ लिया था, और तटस्थता वक्र क्यों नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अब हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषता कि इस वक्र की क्या क्या मुख्य विशेषता है। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है, इस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये बाएं से दाएं नीचे झुका हुआ होता है। और आपको मालूम ही है ये क्यों झुका हुआ होता है। अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वह घटती हुई होती है, उसी कारण से यह वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। दूसरी विशेषता है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण यह वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। क्या होता है? उन्नतोत्तर। जैसा कि हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा था वो उन्नतोत्तर था, और यह जो तटस्थता वक्र है वो उन्नतोत्तर है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और वो कॉन्केव टू द ओरिजिन था, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तीसरी विशेषता है, यह वक्र न तो कभी गोलाकार होता है, न कभी क्षैतिज होता है, और न ही कभी ऊर्ध्वाधर या बढ़ता हुआ होता है। यह वक्र न तो गोल आकार का होता है, न हॉरिजेंटल होता है, न वर्टिकल होता है, और न ही ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। यह वक्र हमेशा नीचे की ओर झुका हुआ होता है, और इसका कारण है प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है वो घटती हुई होती है। दो तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं, कभी भी दो तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि वे अलग अलग संतुष्टि स्तरों को दर्शाते हैं। अतः दो तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ये थी तटस्थता वक्र की विशेषता। अब हम अंतिम रूप से यहाँ पढ़ेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, अर्थात कर्मवाचक दृष्टिकोण के हिसाब से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है। यह हमारा आज का अंतिम टॉपिक होगा इस वीडियो में, जो हमारा मुख्य टॉपिक है।
सबसे पहले यह संतुलन देखने से पूर्व हमें यहाँ पर एक बजट रेखा की जरूरत होती है कि हम अपनी जो आय है वो वस्तुओं को खरीदने में लगाते हैं। तो वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें वस्तुओं की कीमतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम वस्तुओं की कीमतों और आय को ध्यान में रखकर यहाँ पर हम एक बजट रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो क्या होती है बजट रेखा? तो पहले मैं आपको बजट रेखा के बारे में बताना चाहूंगा कि यह बजट रेखा क्या है। बजट रेखा का अर्थ बताना चाहूंगा कि ये बजट रेखा क्या है। यह वह रेखा है जो वस्तु एक और वस्तु एक और वस्तु दो के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए अपने बजट तथा वस्तु एक और वस्तु दो की दी हुई कीमतों वस्तु एक और वस्तु दो की दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। अर्थात बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय वस्तु एक पर या वस्तु दो पर या वस्तु एक या वस्तु दो पर खर्च कर रहा होता है। एक प्रकार से इसे हम कीमत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि कीमतों के अनुरूप ही बजट रेखा तय होती है। कीमतों के अनुरूप ही बजट रेखा तय होती है। यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी के अनुपात में ही बजट रेखा का ढाल तय होता है। तो आपने ये समझ लिया कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा एक प्रकार से वह रेखा है जो दी हुई कीमतें और दी हुई आय के हिसाब से उपभोक्ता दो वस्तुओं को जो खरीद सकता है, जो संभावना है विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है। ऐसी रेखा को हम बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा तो आपने पढ़ ली। अब बजट सेट क्या होता है? बजट रेखा के साथ साथ आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि बजट सेट क्या है, बजट समूह क्या है। तो बजट समूह यह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्य संयोगों को व्यक्त करता है। अर्थात यह दो वस्तुओं का एक समूह है और उस समूह में प्राप्य संयोग वस्तु एक और वस्तु दो के प्राप्य संयोगों को प्रकट करता है, जहां पर वस्तु की कीमतें और उपभोक्ता की आय दी हुई होती है। अर्थात हम जैसे कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम संभावना प्रकट करें तो पहले जैसे तालिका हमारी बताई हुई है कि उस तालिका के अनुसार से हम अलग अलग हमने यहाँ पर संयोग बताए थे कि जैसे ए संयोग है वो 1-10 का बताता है, बी संयोग 2-7 का बताता है, सी संयोग 3-5 का बताता है और डी संयोग 4-4 का बताता है। तो यह बजट सेट है, ये हमारे बजट के हिसाब से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से बजट सेट क्या होता है और बजट रेखा क्या होती है, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा। अब हम आगे उस बजट रेखा को यदि हम और भी देखें तो बजट रेखा के जो ऊपर जो पॉइंट होते हैं वह प्राप्य संयोग होते हैं और उसके अंदर होते हैं वह भी प्राप्य संयोग होते हैं और बजट रेखा के जो बाहर होते हैं वह अप्राप्य संयोग कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारी बजट की रेखा से बाहर है, हमारे बजट से बाहर है, अतः हम उसको खरीद नहीं सकते। वो अप्राप्य संयोग है। बजट रेखा और बजट रेखा के अंदर के जितने भी संयोग है वो प्राप्य संयोग कहलाते हैं। तो हमने बजट रेखा भी पढ़ ली और बजट सेट भी पढ़ लिया। अब हम उपभोक्ता का संतुलन पढ़ते हैं। ऐसी कर्व भी हमने पढ़ लिया है, बजट रेखा भी हमने पढ़ ली है। अब उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है? तो उपभोक्ता का संतुलन होने के लिए 3 शर्तें होती है। कितनी शर्तें होती है?
तीन शर्तें। पहली शर्त है कि जो भी संतुलन बिंदु होगा, अर्थात बजट रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करनी चाहिए, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर MRS XY, अर्थात जो हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, वह कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY या PX रेशियो PY। मतलब जो XY की जो MRS है, एक दूसरे के लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, वह उसकी कीमतों के उनकी कीमतों के बराबर होनी चाहिए। और तीसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो इन तीनों शर्तों के होने पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। तो चित्र में हम देखते हैं कि बिंदु P पर बजट रेखा AB और तटस्थ वक्र IC2 एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बिंदु P पर। यही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है जहां उसे अधिकतम संतुष्टि मिल रही है। और इस बिंदु पर उपभोक्ता OL मात्रा में वस्तु X खरीदता है और OM मात्रा में वस्तु Y खरीदता है, अर्थात यह उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। यह उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है जहां पर ये हमारी तीनों शर्तें पूरी होती है कि हमारा जो तटस्थ वक्र है वो बजट रेखा को स्पर्श करता है और संतुलन बिंदु पर जो MRS XY है वो उनकी कीमतों के अनुपातों के बराबर है और अंत में यह हमारा जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतर होता है। तो वो चित्र में दिखाया गया है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर ही है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि किस तरीके से हम तटस्थ वक्र विश्लेषण के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करते हैं, अर्थात कर्मवाचक दृष्टिकोण के हिसाब से उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है, जहां पर हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए उपभोक्ता संतुलन को पढ़ा। एक बार मैं पुनः अंत में कंक्लूजन के तौर पर निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूंगा कि क्रमवाचक दृष्टिकोण यह कहता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उसे क्रम दिया जा सकता है, अर्थात वहां पर हम एक तटस्थ वक्र बनाते हैं, तटस्थ समूह बनाते हैं, तटस्थ तालिका बनाते हैं और उसी तालिका को वक्र के रूप में बनाकर एक IC कर्व का निर्माण करते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी आय और कीमतों के हिसाब से कीमत रेखा बनाते हैं जिसे बजट रेखा कहते हैं। इन दोनों के संयोगों से उपभोक्ता का संतुलन होता है, जहां पर बजट रेखा IC कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और वहां पर हमारी जो MRS XY है वो PX अनुपात PY के बराबर होती है और IC कर्व हमारा मूल बिंदु के उन्नतर होता है और IC कर्व और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये तीनों शर्तें पूरी होती है तो वहां पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। तो इस तरीके से आज हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण और उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ा, जो हमारे उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में आता है। तो यह टॉपिक उपभोक्ता संतुलन का टॉपिक था, जिसमें गणनावाचक दृष्टिकोण हमने पढ़ा जो मार्शल और पिगो के द्वारा दिया गया है और जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो मुख्यतः एलन और हिक्स के द्वारा दिया गया है। तो दोनों दृष्टिकोणों को हमने पढ़ा कि उपभोक्ता का संतुलन दोनों दृष्टिकोण के हिसाब से कहाँ पर होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कोई यदि आपको डाउट है इन दोनों टॉपिक के, किसी भी टॉपिक जो आज तक हमने पढ़ाया है, आप कमेंट सेक्शन में और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के माध्यम से भी जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, आप अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।